हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 36। इसमें हम बात करेंगे इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यानी कि भारत की जो औद्योगिक नीति है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो क्या होती है। सेकेंड, हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको लाने का नीड और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सेकंड, हम बात करेंगे जो इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जितनी भी आज तक आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो 1948 की, या फिर वो 1956 की, या फिर वो 1969 की, या फिर वो 1973 की, या फिर वो 1977 की, या फिर वो 1960 की, या फिर हो आपकी 1985-86 की, या फिर हो आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 की है। 1991 की जो आपकी, जिसको आप एलपीजी रिफॉर्म भी बोल सकते हैं या इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोलते हैं, इसके बारे में हम इसका जो बैकग्राउंड था वो देखेंगे और इसके जो फीचर्स थे वो देखेंगे। एंड फिर हम देखेंगे जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इंडिया की आज तक की, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या क्या रहे हैं। तो इस लेक्चर में ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मे बी लेक्चर थोड़ा मतलब लेंदी हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कोऑपरेट कीजिएगा। तो देन अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या टेलीग्राम पर, देन हमारा हर जगह सेम हैंडल है @सक्सेस और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशंस है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में अगर हम बात करें, जो इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो होती क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स लेड बाय गवर्नमेंट फॉर रेगुलेटिंग, डेवलपिंग, कंट्रोलिंग द इंडस्ट्री इन द कंट्री। यानी कि जो आपकी जो इंडस्ट्री है इंडिया की, किसी भी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्री है उनको डेवलप करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के जो भी किसी करने के लिए जो भी किसी गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल बनाया जाता है, कोई रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कोई सिद्धांत बनाए जाते हैं, कोई उसका कोई प्रोसीजर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं। आपके जो पब्लिक सेक्टर है वो वर्क करता है, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर या फिर कोई कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, वो सब चीज़ इसमें मिलके वर्क करती है। यानी कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो आपकी जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसका क्या रोल होगा वो भी उसमें इन्वॉल्व मेंशन रहता है। जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसका क्या रोल होगा वो भी उसमें मेंशन रहेगा। एंड जो जॉइंट सेक्टर यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन वहाँ पे रहती हैं। और जो है जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इट आल्सो इनकॉर्पोरेट फिस्कल, मॉनेटरी, टैरिफ, लेबर पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड फॉरेन कैपिटल, रोल ऑफ बायलैटरल, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो आपका कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर जो हमारी कंट्री की जो फिस्कल या फिर मॉनेटरी पॉलिसी रहने वाली है वो क्या रहेगी। हम कैसे अपनी कंट्री के अंदर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उनके जो टैरिफ है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर जो लेबर पॉलिसीज है उसको हम कैसे लेके चलते हैं कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनको हम अट्रैक्ट कर सकें। लेबर पॉलिसीज है वो किस तरह से मॉनिटर की जाएंगी, वो सब चीज़ें। फॉरेन कैपिटल को हमको किस लेवल तक अलाउ करना है, 100% करना है, 50% करना है, 20% करना है, किस रूट के थ्रू, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू करना है, कैसे होगा, वो सब चीज़ इसमें आ जाती है। और कोई भी कंट्री हो, चाहे बायलैटरल रिलेशन हो या फिर कोई मल्टीलैटरल रिलेशन हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या फिर किसी कंट्री के साथ में, वो सब चीज़ें इसमें मैटर करती है किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है। यानी कि आपकी कंट्री की जो भी इंडस्ट्री है उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन और जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर में लिए जाते हैं। हिंदी में हो गया। अब हम बात करें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसके नीड या फिर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें वो क्या होते हैं। नीड या ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो है जो आपकी जो कंट्री है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो एक स्टेबल ग्रोथ हो, उसको हमको मेंटेन करके चलना है। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड है कि आपको अपनी कंट्री के अंदर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि जो रोजगार के अवसर हैं वो आपको बढ़ाने हैं। एंड जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आपके पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम कैसे बेटर यूज कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास में गन्ना है, ठीक है, तो गन्ने का आप कैसे अच्छी तरीके से उसके आप शुगर बना सकते हैं, या फिर उसको आप एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं उसकी पेट्रोल वगैरह की, उसमें आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीज़ इसमें आप शुगर बना सकते हैं। लेकिन पहले समय पर जब हमारे पास में इंडस्ट्री नहीं थी तो सिर्फ गन्ने का क्या काम होता था कि गन्ने में
गन्ने का मोस्टली काम यही था कि उससे आपका सिर्फ जो पुराने समय में जो कोल्हू वगैरह होते थे उनसे सिर्फ रस निकाला जाता था या गुड़ आदि बनाया जाता था। लेकिन आज के समय की गन्ने से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूँ का से हम ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह वो सब चीज़ बना सकते हैं। नहीं, हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें। आपकी जो कंट्री है उसका जो प्रोग्रेस है उसको उनको एक्सेलरेट करना है, उसको हम एक गति देनी है उसको। वो जो इंटरनेशनल लेवल है किसी भी कंट्री का या जो आपकी ग्लोबल मार्केट है, जो उसका इंटरनेशनल लेवल है, जो डिमांड है वहाँ पे, जिस क्वालिटी जिस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको हमको मैच करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और आपको जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसको ग्लोबल एरिया में एक वो कहीं ना कहीं एक मैटर करे, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए। तो इंडिया को उस लेवल पे हमको लेके जाना है कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट है उनकी डिमांड हो। और जो कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे आपकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो एब्सेंस है उसको हमको टैकल करना है। और जो हमारी कंट्री के अंदर होने वाले मार्केट फेलियर्स है उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के तब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो क्रिएट की जाती है। तो ये सब कुछ नीड एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। एंड हिंदी में हो गया। अब बात करते हैं जो वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा अब तक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई गई है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की, यानी कि 1948 के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है ठीक उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आपकी 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी तो इसने सबसे पहले फिक्स किया था, एम्फेसिस किया था, जोर दिया था इस बात पे कि जो इंडिया के अंदर जो एक इकोनॉमिक मॉडल है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, देखिए 3 तरह की इकोनॉमी होती है। आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है, एक आपकी नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है और एक आपकी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी, यानी कि मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता, आपका मतलब प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। अगर हम नॉन मार्केट इकोनॉमी की बात करें, इसको हम सोशलिस्ट भी बोलते हैं, इसके अंदर जो आपकी गवर्नमेंट है उसका रोल बढ़ जाता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर है वे दोनों मिलकर काम करते हैं। जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है वो वर्क करता है जो नॉन प्रॉफिट वाले फील्ड होते हैं, जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो सड़क वगैरह बनानी है, तो इस पे आपकी गवर्नमेंट फोकस करती है। एंड आपके जो आपके जहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है तो वहाँ पे आपके प्राइवेट सेक्टर वर्क करते हैं। ये हो गया। एंड जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो इस पॉलिसी के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया। एक आपका पब्लिक सेक्टर हो गया, यानी कि जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट काम करेगी। एक आपका पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर हो गया, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। और थर्ड होगा आपका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, यानी कि वो सब चीज़ रहेगी कम्प्लीटली, मतलब उसमें जो पूरा जो रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करेगी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि दोनों मिलकर काम नहीं करेगा, लेकिन एज ए कंट्रोलर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी। यानी कि थ्रू लाइसेंसिंग आप मान सकते हैं कि लाइसेंस गवर्नमेंट से आपको लेना पड़ेगा इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो 3 क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज की इसके अंदर में दी गई थी। अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर के अंदर में क्या था कि जो आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की जो इंडस्ट्री थी उन सबको पब्लिक सेक्टर के अंदर रखा गया था। यानी इनके अंदर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली इनके अंदर में थी। जैसे आपका आर्म एंड एमुनेशंस हो गए, एटॉमिक एनर्जी होगी, तो इस तरह की जो भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की इंडस्ट्री थी उन पर गवर्नमेंट का एक कंप्लीट कंट्रोल था। कुछ बेसिक और की इंडस्ट्री थी, तो इसमें क्या है कि आपकी पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलके काम करते हैं। यानी कि आपकी जो इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपकी प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलकर इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। जैसे आपका कोयल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गए, शिप बिल्डिंग हो गई, ये सब चीज़ें ये आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज या की इंडस्ट्रीज के रूप में आप इनको बोल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर की, इसके अंदर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को रखा गया था जिनके अंदर जो इंडस्ट्री लगाई तो ये थी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, लेकिन इनके ऊपर जो कंट्रोल था वो सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का था। जैसे आपका हैवी केमिकल हो गया, या फिर शुगर हो गया, आपका कॉटन इंडस्ट्री हो गया, फिर लकड़ी की जो इंडस्ट्री थी, वुडन इंडस्ट्री हो गया, वो सब आपकी कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आपकी आती थी। तो ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 थी, औद्योगिक नीति 1948। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की, जो आपकी 1956 यानी 1956 के अंदर में आए थे। जो एक्सपर्ट्स हैं हमारी कंट्री के या फिर जो आपके इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो इसको इंडिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिसी मानते हैं, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी मानते हैं, क्योंकि
इसने जो हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे 1991 में, उससे पहले जो आपकी IPS इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1950 तो कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसी के हिसाब से चली थी, पूरे माइनर थोड़े थोड़े चेंज उसके अंदर करके। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 1991 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी इसी के अकॉर्डिंग चली थी। उन्हें माइनर चेंजेस कुछ हुए हैं लेकिन मेजर चेंजेस इसमें नहीं किए गए थे। इसमें जो आपकी जो स्मॉल और कोटेज इंडस्ट्री थी, यानी कि आपके लघु और कुटीर उद्योग थे, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर इसमें बल दिया गया था। और इसके अंदर जो इंडस्ट्री है वो मेनली 3 शेड्यूल में क्लासीफाइड कर दी गई थी, आपका शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल A की, शेड्यूल A के अंदर में क्या था, टोटल 17 इंडस्ट्री रखी गई थी। और इनमें क्या था कि इसमें आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कंप्लीट मोनोपोली दी गई थी। वही आपकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट वाली बात जो इंडस्ट्री थी वो टोटल 17 इंडस्ट्री इसके अंदर में रखी गई थी उसके अंदर, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल आपका गवर्नमेंट का होता था। अब शेड्यूल बी की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल बी के अंदर इसके अंदर टोटल 12 इंडस्ट्रीज थी। और इसके अंदर क्या कि मिक्स सेक्टर यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर सकते थे। और यहाँ पे आपका एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन था, यानी कि अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडस्ट्री लगानी है तो देन उनको गवर्नमेंट से कंपल्सरी लाइसेंस उनको लेना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं शेड्यूल सी की, तो शेड्यूल सी के अंदर में क्या था कि जो इंडस्ट्री शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के अंदर कवर नहीं हो रही थी, यानी कि वो सब जो इंडस्ट्री है वो शेड्यूल सी के अंदर में रखे गए थे, यानी कि इन इंडस्ट्रीज को आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो सेटअप कर सकता था। तो ये आपकी 1956 की आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1969 की। इसके अंदर में क्या था, MRTP एक्ट यानी कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, MRTP एक्ट इसके अंदर में पास किया गया था। और ये पास किस लिए किया गया था, टू रेगुलेट द ट्रेडिंग ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिसेस ऑफ फर्म, इंश्योर द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। देखिए होता क्या था इसमें कि गवर्नमेंट ने 1969 के अंदर में आके ये इंश्योर किया कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है, यानी कि जो सारी इकोनॉमी है केवल कुछ लोगों के हाथ में ना आ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने MRTP एक्ट लेके आए। MRTP एक्ट के अंदर में क्या होता था कि इन्होंने ये कर दिया, द फर्म विद एसेट ऑफ ₹25 करोड़ एंड मोर हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एनी एक्सपेंशन। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री जिसके पास में एसेट थे 25 करोड़ से ज़्यादा के, तो अगर उसको या तो कोई एक्सपेंशन करना था अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का, या फिर उसको किसी अदर फर्म को टेक ओवर करना था, तो उस केस में उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट थी 25 करोड़ से अगर ज़्यादा किसी के पास में एसेट थे। क्योंकि एक इंसान है इसके पास में 25 करोड़ के एसेट है और एक इंसान है इसके पास में 1 करोड़ रुपए हैं, तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि इसकी मोनोपोली रहेगी। और अगर इस पर कोई ना कोई बंदी से ना लगाई गई तो हो सकता है कि पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल कर ले। इतनी बड़ी फर्म है उसको ये परचेज कर ले या फिर अपना उस फील्ड में प्रोडक्शन करना शुरू कर दे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी पावर ना आ जाए, तो MRTP एक्ट इस समय पास किया गया था। इसकी इनिशियल जो लिमिट थी 25 करोड़ थी, बाद में इसको 1980 में 50 करोड़ कर दिया गया और 1985 में बढ़ा के इसको 100 करोड़ कर दिया गया था। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिसी स्टेटमेंट 1973 की। इसमें एक नई क्लासिफिकेशन आपके लिए, जो आपके 3 शेड्यूल थे ना, आपके शेड्यूल A, B एंड C, जो आपकी 1956 की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके अंदर में आए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक नया कंसेप्ट लेके आ गया कोर इंडस्ट्रीज का। ए न्यू क्लासिफिकेशन टर्म्स कोर इंडस्ट्रीज वर क्रिएटेड। और जो ये कोर इंडस्ट्री थी, इनके अंदर में उन इंडस्ट्री को रखा गया जो आपकी फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की इंडस्ट्री थी, यानी कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्री की फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थी, तो उन सबको उनको कोर इंडस्ट्री के अंदर में रखा गया। जैसे आपकी आ गई आयरन आ गई, स्टील आ गई, सीमेंट आ गई, कोयल आ गई, क्रूड ऑयल आ गई, ऑयल रिफाइनरी आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो फंडामेंटल किसी भी कंट्री की इंपॉर्टेंस होते हैं, तो इन सब इंडस्ट्री को कोर इंडस्ट्री के अंदर में रखा गया। और जो एक कोर इंडस्ट्री थी, ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए प्राइवेट सेक्टर भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि प्राइवेट सेक्टर अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन ये होना चाहिए कि जिस भी इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर अप्लाई करना चाहता है वो शेड्यूल A के अंदर में ना हो। शेड्यूल A के अंदर में जैसे क्या था, शेड्यूल A के अंदर में आपका था जो आपकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, मतलब आपका जो न्यूक्लियर पावर वगैरह, आर्म एंड एमुनिशन वगैरह की इंडस्ट्री, जो शेड्यूल A के अंदर में इंडस्ट्री थी, वो उनको छोड़ के बाकी इंडस्ट्री के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अप्लाई कर सकते थे।
एंड FERA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसके अंदर में पास किया गया था। इसका मेन काम था तो FERA क्या था, इसका मतलब था कि जो इंडिया के अंदर में जो फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रही है, जो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए, कि इंडिया के अंदर में बाहर से कोई फॉरेन पावर इंडिया के अंदर की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल ना करते, कि इंडिया के अंदर फॉरेन से बाहर से विदेश से पैसा आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, उसके ऊपर पूरा जो रेगुलेशन है या उनके जो ट्रांजैक्शन है उन सब चीज़ों पे एक तरह से निगरानी रखने के लिए जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसके अंदर में लाया गया था। दैट कैन इफेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफेक्ट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर में फॉरेन जो करेंसी आ रही है उसका जो यूज हो वो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए हो, ना कि किसी अदर चीज़ में उसका मतलब ऐसी चीज़ों में उसका प्रयोग ना हो कि जो हमारी कंट्री की को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 था, हिंदी में हो गया। एंड अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1997 के, ये आपकी जो जनता गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट की सरकार आई थी, उसके द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। और इसका जो फोकस था आपका लघु और कुटीर उद्योग पे था, आपका कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज पे इसका वो था। और इसने क्या किया कि एक तरह से जो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उसको जो अननेसेसरी एरिया थे उसके अंदर में मना कर दिया था। और मोस्टली एक अगर जनरल टर्म की बात करते हैं हम इसको एक, तो इसमें क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मोस्टली नो ही था बिल्कुल, कि आपको नहीं लेनी ही नहीं है। मतलब वैसे डायरेक्ट मना नहीं था, लेकिन मोस्टली आप कह सकते हैं कि इन प्रैक्टिस नो ही था, कि हाँ लेते ही नहीं थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये। एंड आपकी जो मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी के अंदर में, तो उसका जो वर्कर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाने पे इन्होंने जोर दिया था 1977 की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1980 आया था, इसमें क्या था कि आपकी जो दोबारा से जो आपकी जनता गवर्नमेंट है वो चली गई थी, और दोबारा से आपके सेंटर में जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वही आपकी आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया, तो आपकी जो 1977 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसको रिवाइज करके कर दिया कुछ माइनर चेंजेस के साथ में। वो इनका जो मेन फोकस था वो कंपटीशन को प्रमोट करने पे था, आपका जो मॉडर्नाइजेशन है उसको प्रमोट करने पे इनका फोकस था, और जो आपका लिबरलाइजेशन है उस पर इनका फोकस था, और जो आपका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है उस पर इनका फोकस रखा गया था 1980 के टाइम पर। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि आपका जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको आपको मिनिमाइज करना है धीरे धीरे, यानी गवर्नमेंट को एक लिबरल रवैया अपनाना है। और आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो जनता गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं उसकी मनाही हो गई थी, उसको धीरे धीरे दोबारा अलाउ किया गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ में। और जो आपकी MRTP की जो लिमिट थी पहले 25 करोड़ थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 50 करोड़ कर दिया। देन आपकी जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया। एंड ओवरऑल लिबरल एटीट्यूड फॉलो टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, यानी कि वो ये है कि आपका जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो थोड़ा एक्सपेंड कर सके, उसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना लिबरल रवैया अपनाया। तो ये आपका कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की बात हो गई। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया। अब बात करते हैं जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1985 और 86 के। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा और सिंपल किया गया, और इसमें क्या है इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सिंपल किया गया, और आपकी जो MNCs थी उनको इंडिया की कंपनी के अंदर इक्विटी होल्ड वो कर सके उसके लिए भी इनको अलाउ किया, लेकिन अब तो 49%, यानी केवल 49% तक ही ये इक्विटी होल्ड कर सकते थे। इनके पास में अगर 51 कर लेते तो इनके पास में ओनरशिप राइट आ जाते, ताकि जो आपकी MNCs है वो आपकी इक्विटी तो ले सकती है कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर, लेकिन वो ओनरशिप राइट नहीं ले सकते। यानी कि अब तो 49% इन्होंने इसको कर दिया था। जो आपकी MRTP लिमिट थी वो 50 करोड़ से बढ़ा के अब 100 करोड़ कर दी गई थी। और आपकी जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग होती थी आपकी जो, उसको अब केवल 64 इंडस्ट्रीज के लिए रह गई थी, इसको कम कर दिया था कि अब सिर्फ 64 ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको सेटअप करने के लिए आपको गवर्नमेंट से कंपल्सरी लाइसेंसिंग लेनी थी। और इसमें जो फोकस किया गया था टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका कंप्यूटराइजेशन हो गया, और आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उन पे इसमें फोकस किया गया था। अब हम बात करते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को। इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं LPG रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें कि आपको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके क्यों आना पड़े, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो जून 1991 आते आते जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया के अंदर में आ गया था। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, यानी कि इंडिया के पास में बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए पैसे की फॉरेन रिजर्व थी उसकी कमी हो गई थी, और कुछ
इंसिडेंट हुए थे जैसा जिसके कारण से ऐसा हुआ था। एक तो आपका गल्फ वार हो गया था 1990 और 1991 के बीच में। इसमें है कि जो आपके ऑयल के प्राइस थे वो एकदम से हाइक कर गए थे। और इंडिया, आप जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर में ऑयल की कंजम्पशन स्टार्टिंग से ही ज़्यादा है। इंडिया जो है ऑयल के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर। तो उसको पाई करने के लिए इंडिया को अपने जो फॉरेन रिजर्व हैं वो खर्च करने पड़ते हैं, जिसके अंदर जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व का भंडार है वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था। आपका जो गल्फ वार होने के कारण जो प्राइवेट रेमिटेंस यानी कि जो लोग इंडिया से जाकर बाहर जब काम करते थे जो गल्फ कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे गल्फ वार होने के कारण जो वहाँ से जो पैसा आना है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गया था। रेमिटेंसेज हमारी कंट्री में उस लेवल पे नहीं आ रहे थे जिस लेवल पे पहले आ रहे थे। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है इस वजह से भी कम हो रहा था। और इन्फ्लेशन है वो आपका 17% के आसपास आपका चला गया था। और जो आपका, अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, जो ग्रोस फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी का लगभग 8.4% तक आपका हो गया था। और जून 1991 आते आते इंडिया की कंडीशन ऐसी थी कि इंडिया के पास केवल 2 वीक का इंपोर्ट कवरेज था, कि इंडिया के पास में सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज था कि वो सिर्फ अपना 2 वीक तक का ही इंपोर्ट कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आपकी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म, आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेके आया गया था। अब आपकी हम बात करते हैं जो आपका फीचर्स थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के, वो क्या क्या थे। सबसे पहले क्या था कि डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या था कि जो आपकी इंडस्ट्री थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 था, उसके अंदर में जो इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व करती थी कि इसके अंदर जो, या फिर आप बात करते हैं जो शेड्यूल ए के अंदर में इंडस्ट्री थी, उनको अब घटा के केवल 8 कर दिया गया था। और अब अगर हम अभी की बात करें, एज ऑन 2022 की बात करें, तो इसके अंदर जो पार्सली या फिर कम्प्लीटली जो आपकी जो इंडस्ट्री है जिस पर कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सिर्फ 2 रह गई है। एक आपकी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड सेकेंड आपका रेलवेज। तो एक तो आपका जो रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन किया गया पब्लिक सेक्टर का, एंड आपका एक डी लाइसेंसिंग कर दिया गया। यानी कि अब जो पहले इंडस्ट्री 64 इंडस्ट्रीज थी जिनको आपको लगाने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, IPR यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के जो शेड्यूल बी और शेड्यूल सी के अंदर में जो आपकी इंडस्ट्री थी उसको घटा के अब 18 कर दिया। यानी कि सिर्फ अब 18 इंडस्ट्री ऐसी थी जिनको लगाने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। जैसे आपका एरोस्पेस हो गया, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गन पाउडर हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया आपका, या फिर कोई डेंजरस केमिकल हो गया। और आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको आपको प्रमोट किया गया, उसको इंक्रीज कर दिया गया। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था MNC का, वो अप टू 100% तक इसमें अलाउ कर दिया गया। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर है वो अप टू 100% तक इंडिया के अंदर आके वो इन्वेस्ट कर सकते थे। और जिनके कुछ ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जो आपके FII थे, उनको जिनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो वो इंडिया की जो सिक्योरिटी है और जो स्टॉक्स मार्केट है उसके अंदर भी वो आपका इन्वेस्ट कर सकते थे, तो इनको अलाउ किया गया। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी हो गया, हिंदी में हो गया। एंड जो इसको अगर हम कंटिन्यू करें IPR 1991 को कंटिन्यू करें, तो इसके अंदर जो है जो आपका जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी को और कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए डिस इन्वेस्टमेंट का पर फोकस कर दिया। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो गवर्नमेंट है जो अपने स्टेक्स हैं वो सेल करना शुरू कर देती है, तो डिस इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया ताकि जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके। जो MRTP एक्ट है उसको अमेंड कर दिया गया और बाद में इसको रिप्लेस ही कर दिया गया 2002 के अंदर में कंपटीशन एक्ट के, यानी ठीक है। पहले MRTP एक्ट के अंदर में इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद में जो MRTP एक्ट क्या था, जो 25 करोड़ और 50 करोड़ आपका जो 100 करोड़ की जो लिमिट थी उसको जो वो एक्ट था उसके लिए उसको बोलते थे MRTP एक्ट, कि कोई भी कंपनी अगर 25 करोड़ से ज़्यादा एसेट होल्ड करती है तो उसको अगर कोई भी अपना एक्सपेंशन करना है तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसको अमेंड किया गया और 2002 आते आते इसको रिप्लेस ही कर दिया गया कंपटीशन एक्ट के द्वारा। और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया गया। आपकी जो सिक PSU है, यानी कि ऐसे PSU हमारे जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट थी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, उनके लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग बनाया गया और उनको उन इंडस्ट्री को रेफर किया गया। और जो रिफॉर्म है ये आपका इनको हम LPG रिफॉर्म में बोल सकते हैं। LP का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी कि रिड्यूस द गवर्नमेंट का रोल, यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है उसका रोल कम करना। सेकंड P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसके रोल को इंक्रीज करना। एंड आपका ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है
कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट करना। तो ये कुछ इसके मेन फोकस थे। ये हो गया आपका सेट। एंड अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब तक में आई है, उनके कुछ ड्रॉबैक की बात करें तो उसमें क्या है कि जो इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमारे जो पुश मिलना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए। कि इंडिया की जो सबसे पहले जो इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, सबसे पहले इंडिया की इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और उसके बाद में सीधी हम आ गए आपके सर्विस सेक्टर पे। तो एक जो बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जो डेवलप होना चाहिए था इसके बीच में, क्योंकि सबसे पहले एग्रीकल्चर से इकोनॉमी जो आपकी इकोनॉमी है वो मूव करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, देन सर्विस सेक्टर पे जाते हैं। लेकिन इंडिया ने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको कहीं ना कहीं मिस करके सीधा ही सर्विस सेक्टर पे मूव कर गई है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको पुश करने में हम कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, उतना अच्छा हम नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट फ्लो इनटू फ्यू इंडस्ट्रीज विद, मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर में कुछ बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, पावर हो गया, फिर मशीनरी हो गया, उनके अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम देखने को मिला है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो था कुछ ही इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर में कुछ मतलब एक जो लेवल, मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर इक्वल होना चाहिए, लेकिन कुछ इंडस्ट्री तो ऐसा था जिनके पास में भर के पैसा आ रहा था, और जो कुछ इंडस्ट्री थी जिनके पास में बहुत कम पैसा आ रहा था, बहुत कम गति से पैसा, बहुत कम रफ्तार से पैसा आ रहा था। मतलब जिस रफ्तार से, जिस पेस के साथ में यहाँ पे पैसा आ रहा था इस इंडस्ट्री के अंदर में, उस रफ्तार से, उस पेस से कुछ इंडस्ट्री ऐसी इनको पैसा नहीं मिल पाया था। जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा था। और जो हमारे पास में PSU की बात करें या फिर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो उसमें क्या है कि उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम जो कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे उनको हम टैक्स में छूट की बात करें या फिर उनको कुछ और हम करें, तो उनको हम सस्ते रेट पे ज़मीन दें, ऐसी कुछ भी चीज़ करें जो इंसेंटिव उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हमने प्रोवाइड नहीं करा पाए, या फिर उनको हम एक्सपोर्ट में कुछ छूट दें, वो सब चीज़ जो हम करनी चाहिए थे वो कहीं ना कहीं उनकी एब्सेंस हमको देखने को मिली है। और जितनी भी हमने इंडस्ट्री डेवलप की वो तो की, लेकिन इंडस्ट्री साथ साथ में एक चीज़ हमने फोकस नहीं किया कि हमको एक पोल्यूशन फ्री डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, हम एक पोल्यूशन फ्री डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हमारी इंडस्ट्री तो डेवलप हुई लेकिन फिर भी वो उसके साथ में पोल्यूशन भी हमारी कंट्री के अंदर में बढ़ता हुआ चला गया। और जो हमारा कंप्लीटली फोकस रहा वो आपका इंटरनल लिबरलाइजेशन पर रहा। इंटरनल लिबरलाइजेशन से मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट अपना जो रोल है वो कम करती चलेगी, लेकिन उनको जो हमको इन्फेज करना, जो हमको जोर देना था, जो ट्रेड पॉलिसी है इंडिया की, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेकर ट्रेड पॉलिसी है, जैसे आपका हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हो गए, जो ऐसी पॉलिसी होती हैं जो आपकी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देते हैं, हमारी जो रीच है ग्लोबल मार्केट को बढ़ाते हैं, तो उसमें रिफॉर्म जो हमको करने थे समय से वो हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए थे। क्योंकि कुछ ड्रॉबैक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, अगर आपको लिखने में आ जाए कहीं ना कहीं तो आप इनको लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी हो गया, हिंदी में पढ़ सकते हैं। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन किया है, आपको वीडियो पसंद आई है, दैन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए दैन आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एड्रेस सक्सेस नेत्रा, और साथ ही इस लेक्चर की PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा ड्राइव का वहाँ से भी जाके आप सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।